दान घर से शुरू होता है। मैंने फर्स्टली अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया। पहले मेरा घर था, अब फ्लैट है। आप खुद ही देख ले, इसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। छत का पूरा पानी कई जुड़े चेम्बर्स के माध्यम से एकत्र किया जाता है और एक पर्कुलेशन पिट में डाला जाता है। इसे पर्कुलेशन पिट कहा जाता है, जो लगभग 6 फीट दाया और 8 फीट गहरा होता है। उसके अंदर हमने 50 फीट तक छेद किया और उसे रेत, कंकड़ और अन्य सामग्रियों से भर दिया, जिससे छत का पानी फिल्टर हो धरती में चला जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। इससे भी अधिक मैंने एक बहुत ही सरल काम किया। कृपया आइए और देखिए। आप देखिए, कल रात बारिश हो रही थी। मेरे घर के सामने कोई पानी नहीं, लेकिन आप देखिए, वहाँ पानी है। अब आप आइए। यह एक पर्कुलेशन पिट है। निश्चित रूप से इसका निर्माण किए 25 साल हो गए हैं। मैंने इसे 50 फीट की गहराई तक ड्रिल किया है, इसलिए सड़क से सभी वर्षा जल यानी रनफ वाटर पृथ्वी पर 50 फीट तक नीचे जाकर भूजल स्तर बढ़ता है। मेरे घर के अंदर एक बोरवेल है और विपरीत घर वाला भी शामिल है, से अधिक पानी मिलने लगा है। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अपने घर के सामने ऐसा करें। सरकार द्वारा ऐसा करने की प्रतीक्षा न करें, उनकी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, दान घर से शुरू होता है। मैं अपनी फैक्ट्री सफलतापूर्वक चला रहा था। अचानक वहाँ एक यूनियन बन गई। मैंने बिना सोचे समझे फैक्ट्री बंद करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, किसी कंपनी को बंद करने की तुलना में उसे शुरू करना आसान होता है। वह शायद एकमात्र व्यक्ति थे जो साल में 2 बार बोनस देते थे। वह बहुत उदार हैं। आप जानते हैं, हर तरह से अगर हम किसी को 100 रुपए देने के बारे में सोचते हैं, तो वह 500 रुपए देंगे। सभी मजदूरों के लिए हमने एक फाइनेंस कंपनी शुरू की। उसके माध्यम से हमने साइकिल, घर की मरम्मत, शादी, कर्णछेदन समारोह और अन्य पारिवारिक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की। इसलिए हम फाइनेंस कंपनी से दे रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 2 या 3 साल बाद वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गई। उस समय तक हड़ताल शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमने सब कुछ रोक दिया। जब मैं चिंतामणि के पास अपनी कार से जा रहा था, अचानक कुछ लोग आए और मेरी कार रोकी। मैं नीचे उतरा। उन्होंने चाबियां निकाल लीं और मुझसे कहा, आपने किश्तें नहीं चुकाई हैं, हम आपकी कार वापस ले रहे हैं। उस दिन मैं अपने घर पैदल वापस चला गया। मेरी स्टेटस, एमडी के रूप में मेरा पद, मेरी संपत्ति, सब कुछ चला गया। उसी समय मेरे तथाकथित दोस्त और रिश्तेदार सभी गायब हो गए। एक भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपके पास पर्याप्त धन संसाधन स्टेटस होती है, तो हर कोई आपका मित्र बनना चाहता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, तो हर कोई आपसे दूर भाग जाएगा। इस कठोर सत्य ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने इतना कुछ किया है, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। वह उस मानसिक स्थिति में पहुंच गए। इसलिए मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, जब इसे 15 दिनों तक बंद रखा जाएगा, तो बकाया राशि बढ़ जाएगी। हम अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए बैंक आपको मुफ्त पैसा नहीं देगा। यह सब देखते हुए वह उपलब्ध समय के भीतर प्रबंधन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए हमने अपना फैक्ट्री बैंक को दे दिया। इसलिए हमने घर बेच दिया और देनदारों का कर्ज चुका दिया। लेकिन उसके बाद भी हम केवल अपना घर बेचकर कुछ देनदारियों का भुगतान कर पाए। इसलिए हमें सारा कर्ज चुकाने में 8 साल लग गए, जिन्हें हमने तब तक चुकाया नहीं था। वह सचमुच सड़कों पर आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, और वहां से रेन वाटर हार्वेस्टिंग ने उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद की। फिर मैंने एक निर्णय लिया। मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया। क्यों न इसे एक बड़ा आंदोलन बनाया जाए, इसे बहुत मजबूत बनाया जाए और अधिक ऑर्डर प्राप्त किए जाएं। मुझे वापस उछलने दें। एक दिन आंध्र प्रदेश,
विशेषकर चित्तूर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बाढ़ की खबर आई। पूर्ण बाढ़ और भारी जनहानि। उस समय श्री चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि कोई भी अपनी राय भेज सकता है। मैंने उन्हें एक साधारण पत्र भेजा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। क्यों न बाढ़ की विभीषिका को समृद्धि और खुशहाली के अवसर में बदल दिया जाए। यकीन मानिए या नहीं, 2 दिन के भीतर ही मुझे प्रधान सचिव मिस्टर हरिहरन आईएएस का फोन आया कि मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लागू करना चाहते हैं। मैं वहां गया और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मेरे पहले सेमिनार में 8 से अधिक आईएएस अधिकारियों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश के सभी समाचार पत्रों ने मेरे सेमिनार के बारे में प्रकाशित किया। मुख्यमंत्री जी ने मुझे मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा और साथ ही 2 नगर पालिकाओं भोंगेर और कामारेड्डी की पेशकश की। मैं अपनी टीम के सदस्यों श्रीनिवासन और मनोहरन के साथ भोंगेर गया था। मुझे अभी भी अच्छे से याद है। होटल में बिताए दिन। होटल में पानी नहीं था, यहाँ तक कि बाहर भी पीने के लिए पानी नहीं था। इसके बावजूद हमने परियोजना पूरी की। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया और बाद में उन्होंने इसे लागू किया। कामारेड्डी, दूसरी नगरपालिका, पानी की गंभीर कमी का सामना कर रही थी। मैंने पहली बार एक नई अवधारणा पेश की, टेम्पररी चेक डैम बनाना। नदी के ऊपरी किनारे पर मैंने एक चेक डैम बनाया। चेक डैम बनाने के लिए आमतौर पर बहुत सारी औपचारिकताओं और अनुमतियों की आवश्यकता होती है, लेकिन टेम्पररी चेक डैम बनाना बहुत सस्ता है। कैसे? HDPE शीट, सैंडबैग और नायलॉन की रस्सियां। मुख्यमंत्री स्वयं आए, कार्यान्वयन देखा और उसकी सराहना की, और नतीजा यह हुआ कि गांव के सभी बोरवेल पानी से भर गए। श्री चंद्रबाबू नायडू ने मेरे विचार को स्वीकार कर लिया और पूरे आंध्र प्रदेश में इसे लागू कर दिया। मैं अब भी यही कर रहा हूं। आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने अपने विभाग को मुख्यमंत्री के गृहनगर चित्तूर सहित 14 और नगर पालिकाओं के लिए आदेश जारी करने का सुझाव दिया। वहां पानी का बहुत बड़ा संकट था। समाधान के लिए कई प्रतिष्ठित विद्वानों और विशेषज्ञों को बुलाया गया। उन्होंने कई बोरवेल खोदे, लेकिन सभी विफल रहे और पानी नहीं मिला। तो मैंने अपनी टीम भेजी, 2 डॉक्टरेट और 2 जल विज्ञानी। उन्होंने 3 दिन तक पूरे इलाके का चक्कर लगाया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां कोई बोरवेल खोदने से पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मेरे अंदर की चिंगारी मुझे अप्रत्यक्ष रूप से कह रही थी, तुम्हें जाना ही होगा। तो उसके बाद मैं वहां गया। आप कह सकते हैं कि वह एक जिद्दी व्यक्ति है, वह हार मानने से इनकार करते हैं। उनसे कहो, तुम यह नहीं कर सकते। वह कहेंगे, क्यों नहीं, यह कैसे संभव है। कभी कभी पारंपरिक तरीका काम नहीं करता, इसलिए आपको वह प्रयास करने की आवश्यकता है जिसे हम अब आउट ऑफ द बॉक्स सोच कहते हैं। उस समय इसे ऐसा नहीं कहा जाता था, इसे पागलपन कहा जाता था। किसी और के पास मौजूद ज्ञान उसके ध्यान में आ सकता है और वह इसे लेगा और एक अलग दृष्टिकोण से काम करेगा। मैं वहां 3 दिन रहा। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तीसरे दिन मैं लौटने वाला था। उस दौरान मेरे पास एक व्यवस्था थी, वो ये कि मैं बुजुर्ग निवासियों के लिए प्रश्नावली लेकर जाता था। मैं एक बूढ़ी महिला से मिला और उससे पूछा, जब आप छोटी थीं तो आपको पानी कहाँ से मिलता था? तब उसने मुझे बताया, जब मैं छोटी थी मेरे दादा दादी पानी लाते थे एक मंदिर के पास एक कुएं से, लगभग आधा किलोमीटर दूर। मैं उस स्थान पर पहुंचा, मुझे कोई मंदिर नहीं मिला, कोई कुआं नहीं, ये सब भरा हुआ था। यह पहले से ही 70 से 80 साल पहले था। सभी भरे हुए थे। मैं निराश और हताश था। सूर्यास्त के बाद आपको जंगल के क्षेत्र में बाहर नहीं चलना चाहिए, सांपों से खतरा है। इसके बावजूद मैं बाहर चला गया और अचानक मैंने एक सफेद चींटियों का घर देखा।
मुझे स्पष्ट रूप से एक सेमिनार याद आया जिसमें मैंने भाग लिया था, जहां एक विदेशी एक प्रस्तुति दे रहा था कि सफेद चींटियां कैसे आती हैं और सफेद चींटियां पानी कैसे लाती हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे एक नहीं बल्कि चार चार टीले एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने एक मौका लेने का फैसला किया। मैंने तुरंत सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से संपर्क किया। हमने 10 बजे ड्रिलिंग शुरू की। 12, 1, 2, यहाँ तक कि 3 बजे तक भी पानी का कोई निशान नहीं था। हम 300 से 400 फीट गहराई तक जा चुके थे। अचानक लगभग 3:30 या 3:45 बजे अचानक एक तेज आवाज हुई। पानी 20 से 30 फीट ऊपर उछला। उफ, कितना अच्छा दिन था वो। मैंने तुरंत अधीक्षक अभियंता से संपर्क किया। बाद में जब मैंने साइट का अध्ययन किया तो मैं समझ सका कि वहां एक डायका था। डायका एक भूमिगत दीवार है। मान लीजिए कि पानी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा था। यह डायका तक पहुंच जाएगा और वहां रुक जाएगा। पश्चिमी तरफ कोई प्रवाह नहीं है। मेरे अपने कर्मचारियों सहित सभी तथाकथित विशेषज्ञ पानी के लिए पश्चिमी तरफ खोज कर रहे थे, लेकिन पानी पूर्वी तरफ था। मुझे ये जानकारी कैसे मिली? भगवान के आशीर्वाद और एक बूढ़ी औरत के शब्दों से। एक इंसान में कितना दृढ़ निश्चय होता है जब उनके पास ईश्वर और खुद पर विश्वास के अलावा कुछ नहीं बचता और वो अपनी जिंदगी को इस उम्र में वापस ले आता है। जरा सोचिए, मुझे लगता है उनकी उम्र लगभग 85 से 86 साल होगी। इस उम्र में भी इंसान दिन रात काम कर रहा होता है। उनका चरित्र बहुत अच्छा है। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे। मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। समय का प्रबंधन कैसे करें, उनकी असफलताएं और सफलताएं, वो सब कुछ कैसे प्रबंधित करते हैं। वह जीवन को सिर्फ जन्म, अस्तित्व और मृत्यु के रूप में नहीं देखते हैं। जन्म ले, अपनी छाप छोड़े और गर्व के साथ जाएं। यही उनका नारा है। यही वे अगली पीढ़ी को भी सिखाते हैं। डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम, जो उस समय गुजरात की प्रधान सचिव थीं, उन्होंने मुझसे बात की और मुझे गुजरात आने का निमंत्रण दिया। श्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम से पूछा, आप उन्हें क्यों नहीं बुलाते और गुजरात राज्य की सभी जल संकटग्रस्त नगर पालिकाओं को सौंप क्यों नहीं देते? कुछ ही दिनों में श्री रतन टाटा ने मुझे फोन किया। मिस्टर गोपीनाथ, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं। अपनी सुंदर अद्भुत शैली में डॉक्टर कलाम ने कहा, टाटा स्टील बनाने के लिए जाना जाता है, टाटा वाहन बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन टाटा को पानी के लिए भी कुछ करना चाहिए। फाउंटेन्स, इरिगेशन, व्यू पॉइंट्स, कई पेड़ और क्या नहीं। श्री रतन टाटा आए, उन्होंने साइट देखी और मुझसे कहा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूजल स्तर कैसे बढ़ाया जाए कई लोग नहीं जानते, लेकिन आपने ये कर दिखाया। टाटा समूह की कंपनियां भी आपकी सेवाएं चाहती हैं। मेरी यात्रा शुरू हुई। टाटा मोटर्स, जमशेदपुर से नोवा मुंडी, फिर जोड़ा, वेस्ट बोकारो, यहाँ वहाँ हर जगह।